दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रात डोच ये मॉडल पेपर आपका है और हमने कहा भी है कि अंकित भाटी सर का जो मॉडल पेपर है ना, वो हमने कवर करा दिया है। पीडीएफ भी आपको एक एक करके हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं टेलीग्राम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको नोट्स भी आपके हैं क्योंकि रक्षाबंधन में देखा जाए तो आप लोग भी थोड़ा सा कम एक्टिव रहेंगे और यहाँ भी आपकी जो क्लासें होंगी थोड़ा सा मतलब जैसे आपकी 6 क्लासें थी तो वो आपकी क्लासें 3 है ना, लगातार आपको चलती रहेंगे। तो सुबह 11 बजे तो आपको क्लास कंटिन्यू है, उसके बाद वाली भी क्लास हम आपको देंगे, है ना। और रात में भी आपको ये क्लासें आपको मिलेंगे और आज की क्लास बिल्कुल जबरदस्त तरीके की हमने रखा है ना। इन क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे, है ना, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन में समस्या आती है यानी आपको नहीं आ पाता है ना, तो उनको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राम राधे राधे। चलिए सभी को राम राम। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यानी पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लगेगा दिमाग लगाने की आवश्यकता। चलिए हाँ बिल्कुल सही है। हमने कहा सर कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी दिया है सर कागज जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना और बर्फ का गलना। सर जी रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? यानी ऐसा उत्पाद जब कोई नया उत्पाद बनता है उसको रासायनिक कहते हैं। सर कागज को जलाएंगे कार्बन बचेगा, सर लोहे पर जंग लगाएंगे लोहा कमजोर होगा, दूध से दही बनेगा वापस दूध नहीं बनेगा। सर जी ये सब रासायनिक क्रिया है। लेकिन सर जी बर्फ का गलना यानी बर्फ पानी में बनेगा और पानी बर्फ बनेगा, यानी सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है सर? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर कौन सा जो दिया है असत्य दिया गया है, यानी ये धातु दिया है और ये अयस्क दिया है। सर दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो कहेंगे सर यूरेनियम का अयस्क जो होता है वो पिच ब्लेंड होता है। सर पारा का जो अयस्क होता है सिनेबार होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्यों प्राइस नहीं होता है? सर एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? एल्यूमिनियम का क्या होता है जल्दो बताओ? बॉक्साइट होता है। बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर एल्यूमिनियम का जो होता है सर वो बॉक्साइट होता है, जो आप सभी लोगों ने पढ़ा है बॉक्साइट होता है साथ ही, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी गलत हो जाएगा। लेकिन आयरन की बात करते हैं तो आयरन का होता है हेमेटाइट होता है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी पढ़ा कि सर पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो बिल्कुल भूलना नहीं है। हमने कहा सर पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका बन जाएगा। सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको छपा हुआ मिलने वाला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल छपा हुआ मिलने वाला है। यानी सर जी जो साइट्रिक अम्ल होता है, ये जो सर जी साइट्रिक अम्ल होता है वो किसमें होता है? साइट्रिक मतलब खट्टा, और खट्टा होता है सर जी नींबू, नींबू से मिलान कीजिएगा। सर एसिटिक अम्ल क्या होता है? तो सर जी खटाई वाला जो सिरका होता है ना, ये होता है सिरका। सर फार्मिक अम्ल यानी चींटी वाला होता है, सर जी चींटी के साथ लगाइएगा। और टार्ट्रिक मतलब होता है सर जी इमली, यानी आप लोग पानी पीने जाते बतासा खाने जाते हो ना, बतासा खाने, तो वो क्या करते हैं आज के समय में टाटरी मिला लेते हैं, क्योंकि अगर वो इमली मिलाएंगे तो आपको बतासा देंगे मालूम है 10 रुपया का एक, और वो तो कर नहीं सकते क्योंकि आप खाते हो भरपेट, तो इसलिए क्या करना है आपको टाटरी मिला के खिला देते हैं, है ना, क्योंकि आपको भरपेट खाना है। तो सर जी इमली में भी टाटरी होती है, और यानी कि जो आप लोग याद रखना कि बतासे का पानी जब जाते हो वो टाटरी होती है, तो आप इमली नहीं मिलाते हैं, टाटरी मिलाते हैं, ऐसे याद रहेगा। ठीक है सर, अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? चलो भैया 5 नंबर देना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछा है, यानी लगाइए आपका जवाब क्या बनेगा? सर ये ऑप्शन आपका बनेगा कौन? ये थायराइड ग्रंथि है। यानी सर जी थायराइड ग्रंथि होती कहां पर है? आपकी गले में होती है, और गले में जब सूजन आ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं सर जी सबसे पहले थायराइड चेक करवाइएगा, क्योंकि थायराइड बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, ढेर सारी बीमारियों को जन्म दे देती है। तो सर जी थायराइड जो है ये अंतःस्रावी आपकी है, और सर जी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन गया है? बी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा आपसे पूछे सर जी सबसे छोटी क्या होती है, तो कहेंगे सबसे छोटी ग्रंथि। अगर पूछे सर जी सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो आप कहेंगे पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अच्छा सर जी ये बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो सर जी यकृत बता देना है, ठीक है ना। तो एक बचा है सर जी, ये भी तो बता दो। अग्न्याशय जो आपकी है दूसरी, यानी सेकंड नंबर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी सबसे बड़ी फर्स्ट नंबर में यकृत और सेकंड नंबर में आपकी कौन है? अग्न्याशय है। ठीक है सर जी, पूरे पॉइंट आपको दिमाग में छाप लेना है। आज की क्लास में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, और ये समझो एग्जाम वाला पेपर है। मान लीजिएगा, मान लो कि आज एग्जाम वाला पेपर आपका चल रहा है, तो सर जी क्वेश्चन आ गया है 6 में। कह रहा है सर जी ये बताना है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? सर जी यहाँ पर दिया है न्यायालय, यानी 6 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आंसर आ गया है लगभग सभी का सही है, 35 वाला। यानी सर जी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में यहाँ पर देखा जाए तो संघीय न्यायालय की स्थापना यहाँ पर की गई थी। और अगर हम आपसे पूछे स्थापना हुई कब थी, तो 35 के अकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन 1937 में हो पाई थी, 37 में आपकी हो पाई थी। सर जी यहाँ पर 1935 में एक काम और किया गया था। 1935 में आपके म्यांमार को, यानी म्यांमार जो आपका बर्मा है, इसको भी यहाँ पर अलग कर दिया गया था। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 7 है।
भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? चलो भैया, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो आपकी हुई सर वो कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर पहली बैठक है, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो ये भैया दिसंबर में हुई थी, यानी आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। और पहली बैठक में जो सबसे बुजुर्ग थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उनको क्या किया गया? अकस्मात और अचानक उनको बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष। यानी सबसे बुजुर्ग जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहली बैठक में उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। साथी याद रखना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? सर जी जब अन्य लगा दे यानी क्वेश्चन को घुमा दिया है, यानी आपके क्वेश्चन को घुमा दिया है। आपका जो आंसर होगा 8 नंबर में सर वो क्या हो जाएगा? तो अन्य लगा दे यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर है, यानी जिसका ऑप्शन बी आ रहा है उसका जवाब बिल्कुल सर जी क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि 7 लोग थे। इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति को कई नाम से बताते हैं, हमने आपको मैराथन क्लास में बताया था। तो आप कहेंगे सर जी अंबेडकर जी को लगाकर 7 थे, लेकिन अन्य लगा दिया, यानी सर जी आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता बंधुत्व शब्द किसके संविधान से लिया गया है? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन। चलो भैया 9 नंबर बताना है। ये जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो लिया गया है वो सर आपके फ्रांस की क्रांति से लिया है, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये सब्जी जो आपके हैं किसमें है? तो आप कहेंगे सर ये नीति निर्देशक तत्व में आपके जोड़े गए हैं, यानी देखा जाए तो आयरलैंड से आपके लिए गए थे। तो सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा संशोधन है? कह रहा है सर जी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यानी एक ऐसा भी संशोधन हुआ कि भैया एक अधिनियम लाया गया, आयु 18 वर्ष से घटा दिया जाएगा और 18 वर्ष कर दिया, यानी आपको देना है क्या? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, और ये मत देना यानी आप चुनाव दे सकते हैं, यानी वोट दे सकते हैं। यानी सर जी 10 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो जवाब आ रहा है ए नंबर, यानी 61वां संविधान संशोधन है। यानी इस बात को याद रखना है कि सर जी जो आपके सचिन तेंदुलकर थे सबसे कम उम्र में गए थे, और जैसे ही छक्का मारा, एक ही गेंद में जैसे ही छक्का मारा तो सब लोगों ने कहा सर जी अब 21 वर्ष की जरूरत नहीं है, अब 18 वर्ष की जरूरत है। यानी आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपका 11 है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यानी आप कहेंगे सर कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से गुजरती है? तो हमने ट्रिक बताया है, आपको याद होगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये हम भैया ट्रिक यही पढ़ाते हैं, बाकी आप लोग जो पढ़े हो। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। सर जी कौन सा नाम नहीं आया है? बस वही आंसर आपका हो जाएगा। सर जी बिहार का नाम तो नहीं आया है, बस आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर है, बिहार हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो सर रट्टा नहीं मारना है, ज्योग्राफी है, दिमाग में छपाना है। सर यहां से जाती है 82.5 जाती है आपके सबसे पहले यूपी से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी सर जी 5 राज्य मिल चुके हैं जहां से ये गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन दिया है भारत का दक्षिणी बिंदु कहां पर स्थित है? एक एक क्वेश्चन आपको तराशना है और हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लाना भी है। सर भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो आपके कहां पर है? यहाँ पर 13 नंबर दिया है, यानी सर जी 13 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सर जी ये है बड़ा निकोबार में। क्या बोलेंगे? डी नंबर नहीं देना भैया, कन्याकुमारी भी नहीं देना है। अब समझिएगा जिन लोगों से गलती हुई है, देखो ये आपका प्यारा सा भारत आपका है, और अगर ये वाला पॉइंट होता है यानी ये कन्याकुमारी है, ये जब पूछेगा तो पृष्ठभूमि पूछेगा। भारत के पृष्ठभूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होता है। सर जी जब भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे तो ये अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार की बात हो रही है, जिसको बहुत पहले पिग्मिलियन पॉइंट कहते थे। सर जी ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस प्रदेश की सीमा चीन से नहीं मिलती है? यानी अब चीन में ले चलते हैं, चीन की तरफ। आप कहेंगे सर जी चीन के साथ देखा जाए तो भारत की जो सीमा है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, लेकिन हमने सर जी बिहार का तो नाम नहीं लिया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर बिहार, क्योंकि उधर पड़ जाता है क्या? नेपाल, और जब पड़ जाता है नेपाल तो भैया उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। यानी भारत में से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आपके लगते हैं। तो सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर लगा दीजिएगा। ठीक है ना? आइएगा अगले क्वेश्चन में, कह रहे भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? यानी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए, यानी सर जी ऑप्शन क्या बनेगा? तो सर जी ये आपका है कौन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जवाब भी आ गया है बड़े अच्छे लोगों का। सर जी ये नंबर है कुट्टानाड। ये कुट्टानाड कहां पड़ता है सर जी? कुट्टानाड
ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसको भैया आप भारत में याद रखिए, इसको धान का कटोरा कहते हैं। अब दिमाग लगाओ, इसको धान का कटोरा कहते हैं, धान का इसको कटोरा कहते हैं, लेकिन है कहाँ का? तो भैया ये धान का कटोरा छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, ये सर जी है धान का कटोरा केरल का है। यानी याद रखना है कि जो कुट्टानाड है ये केरल में है, और केरल का धान का कटोरा जो कहते हैं कुट्टानाड को कहते हैं। तो अब आपको आंसर देना है ए नंबर, कुट्टानाड ये केरल का है और केरल का धान कटोरा कुट्टानाड को कहते हैं, याद रखना है। छत्तीसगढ़ मत लगा देना कि आप लोग छत्तीसगढ़ लगा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 16 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? यहाँ पर देखा जाए 16 नंबर में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी देखा जाए तो उस समय ये जो आपका नगर था लोथल सबसे महत्वपूर्ण आपका रहता था बंदरगाह। यानी सर जी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। किसमें है? तो सर जी ये भोगवा नदी के किनारे है, याद रखना है। लोथल सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था जहाजों की गोदी, यानी यार्ड जो था यही आपका था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सर जी आपका आंसर क्या बनेगा? यानी देखा जाए सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार है वो आपका होगा कौन? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। यानी सर जी ऑप्शन आ गया है, आप कहेंगे सर ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। यानी 17 का बात करते हैं तो सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से देखा जाए जो नृत्य करती हुई जो आपकी निकली थी वो भी आपके यहाँ पर मिले थे, है ना। ईंटों का जो चबूतरा था सर जी शंख बना, ये भी आपका था। तो सर जी ऑप्शन नंबर लगा दीजिए ए नंबर। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, और सर जी सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे ना वो किसकी करते थे ये बता दीजिएगा जल्दी से। सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे सर वो किसकी पूजा करते थे आपको बताना है। तो याद रखना है यहाँ पर पशुपति की करते थे। यानी सर जी ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी इसका प्रमाण जो मिला है पशुपति की मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से? तो मोहनजोदड़ो से पता चला है कि सर जी ये लोग जो आपके करते थे मोहनजोदड़ो, है ना, जोदड़ो यहाँ से मिला है पशुपति की आपकी मूर्ति, आपको याद रखना है। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यानी सर जी कुछ ऐसे स्थल हैं जिनको मिलान करना है। थोड़ा पानी भी पी लें और आप कमेंट कर दो, तब तक मिलान कर दीजिएगा, सब लोग मिलान कर दीजिएगा। चलो हमने कहा सर जी हड़प्पा है, और हड़प्पा का मिलान कहां से करोगे? रावी नदी से करोगे। मिला दिया सर जी रावी नदी में। और बताइएगा हस्तिनापुर कहां पर है? तो आपकी यूपी में है, और यूपी है सर जी तो आप कहेंगे गंगा नदी से मिलान कर दीजिएगा। सर नागार्जुन कोंडा है, नागार्जुन कोंडा है। नागार्जुन और कृष्ण की मित्रता सबसे प्रसिद्ध है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कृष्ण हो जाएंगे। सर पैठन बचा है, और पैठन है तो सर जी लगा दीजिएगा गोदावरी से। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आराम से, है ना। तो ये जो आपकी बसे थे इन नदियों के किनारे आपके बसे हुए यहाँ पर आपके शहर थे। सर अगला पॉइंट आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है? सर 20 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए यहां पर अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है 20 नंबर में वो आपका है क्या? चलो देखो आलमगीर आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में, हमको तो लगता है पहला तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है 19 नंबर में। यानी आप कहेंगे सर आलमगीर आपके हिंडन नदी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। लोथल आपका गुजरात है, लोथल गुजरात है, यानी सर जी ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा है, यानी सर जी कालीबंगा हरियाणा है। तो आप कहेंगे सर कालीबंगा हरियाणा नहीं है, कालीबंगा हरियाणा नहीं है, कालीबंगा है घग्घर नदी। यानी आप कहेंगे सर कालीबंगा जो आपका है वो आपका घग्घर आपका हो जाएगा। यानी सर जी कि घग्घर की अगर बात कर लेते हैं तो भैया यही आपका आंसर यहाँ पर गड़बड़ होगा। रोपड़ जो आपका है सर जी वो पंजाब में है। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? सी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ आपके पॉइंट रहे हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे आपके रहे हैं यहाँ पर। अच्छा देखो अगर पूछे कालीबंगा कहाँ था ये भी पूछेगा, तो भैया ये हरियाणा नहीं है, कालीबंगा था कहाँ पर? कालीबंगा जो आपका रहा है वो कहाँ रहा है? कालीबंगा कहाँ था भाई? राजस्थान, बिल्कुल सही है। कालीबंगा राजस्थान था, बिल्कुल सही है। चलो भैया यहाँ पर राखीगढ़ी हरियाणा, दयमाबाद महाराष्ट्र, बनवाली हरियाणा, रोपड़ पंजाब, सुरकोटदा गुजरात, धौलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सर जी नील दर्पण नाटक का लेखक इनमें से कौन है? चलिए नील दर्पण नाटक जो है वो आपका है किसका? 21 नंबर आपसे दिया गया है। यानी सर जी 21 की बात करते हैं तो आप कहेंगे नील दर्पण नाटक का लेखक, यानी कि आप कहेंगे सर दीन बंधु मित्र हैं। यानी इनका जो ऑप्शन है वो सर जी आपका कौन है? तो आपका बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए इस पुस्तक में जो नील युद्ध हुआ था, नील युद्ध हुआ था ना, नील के जो कृषक थे उनकी दुर्दशा का उल्लेख किया गया है सर इसमें। ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कुछ घटनाएं हम आपके सामने दे रहे हैं और उनकी तिथियां आपको सामने हम प्रविष्टित कर रहे हैं। अब इनको आपको मिलान कर लेना है। सर कौन सी घटना कब हुई थी यहाँ पर मिलान करना है। सर बैरकपुर में विद्रोह हुआ था, ये 57 में हुआ था, वो भी नवंबर में हुआ था। यानी सर जी 2 के साथ चलते हैं।
बहरामपुर का विद्रोह कब हुआ था? सर फरवरी में हुआ था, ये 57 में हुआ था। सर संथाल का विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था, यानी सर जी इसका तो सही लग रहा है। और बेल्लोर का युद्ध हुआ था, और बेल्लोर का युद्ध सर जी हुआ था कब? तो आपकी 1806 में हुआ था, है ना। तो सर जी ये मिलान आप लोगों को नोट कर लेना है, यानी आंसर की पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि हम सीख क्या रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। क्योंकि आप लोगों में बहुत लोग सिर्फ आंसर दे रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नया मिले उसका स्क्रीनशॉट लेना है और कॉपी में सर जी छाप लेना है, ठीक है ना। यही इसीलिए हम यहाँ पर आंसर नहीं टिक करवाते हैं, फोकस करवाते हैं यहाँ पर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसका अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। सर अगला पॉइंट आपसे दिया है, सर ब्रह्म समाज की स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी कब हुई थी? यहाँ पर देना है ब्रह्म समाज की स्थापना। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर हम आपसे बात कर लेते हैं कि सर ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी, बिल्कुल देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? ब्रह्म समाज है, यानी राजा राम मोहन राय है, और राजा राम मोहन राय है तो सर जी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपकी 1828 है। यानी सर जी 1828 है, तो जवाब बिल्कुल आपके ऑप्शन को हम लॉक कर देते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो राजा राम को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? चलिए भाई यहाँ पर 24 है, हमने कहा सर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं 24 में, तो आप कहेंगे सर 1893 में गए थे, और 1893 में गए थे, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और ये आपके शिकागो में गए थे, कहां पर? शिकागो में। 1893 आपका आंसर राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 25 नंबर में ऑप्शन आपको देना है। सर 25 नंबर की बात करते हैं तो भैया प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग है। चलिए यहाँ पर जो दिया है ठीक है। आत्मी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर दिए हैं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। आत्मी सभा जो आपकी है वो देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है। यहाँ पर आपके इनमें से आत्मी सभा में राजा राम मोहन राय थे, यानी आप कहेंगे सर राजा राम जो आपके मोहन राय हैं वो आपके होंगे, बी नंबर गलत हो गया है। सर भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन है, और राधा स्वामी सत्संग के तुलसी राम है, ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आपका गड़बड़ है 25 में वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना है। यानी यहाँ पर आपके दिमाग में आया कि डी नंबर लगा दें, लेकिन सर जी इनके साथ और भी तो थे, यानी शिव दयाल साहब जो आपने सुना है ना, शिव दयाल साहब, ये जो आपने नाम सुना है यहाँ पर शिव दयाल, तो शिव दयाल भी थे, और साथ में आपके तुलसी राम भी थे, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उज्ज्वलनी मणि के रचयिता कौन है? यानी देखो दिया है उज्ज्वलनी मणि के रचयिता पूछा गया है, यानी सर 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिए 26 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये रूप गोस्वामी है। कौन है? तो रूप गोस्वामी। ये सर जी है कौन? तो चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना है आपने? चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है सर, उनके आपके शिष्य थे, इनके जो थे ये शिष्य थे। अगला है रुक्ष का विलोम क्या होता है? रुक्ष का विलोम क्या होता है? 27 नंबर है, यानी रुक्ष का विलोम क्या बनेगा? पिच्छल तो होगा नहीं, चिक्कण तो होगा नहीं, यहाँ पर स्नग्ध, स्नग्ध मतलब होता है बारीक, यानी सर जी ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। रुच्न का होता है स्नग्ध होता है, राइट हो जाएगा सर जी। यहाँ पर जो नीरस होता है और सरस होता है, सरस को जो होता है वो नीरस होता है, यानी सर जी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये स्नग्ध जो आपका दिया है यानी बारीक होता है। सर अगला पॉइंट चिक्कड़ नहीं करना है भैया, वो शब्द को घुमाया गया है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, यानी जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है सर, उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है आपका 28 नंबर में आजाद शत्रु, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, आजाद शत्रु बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है पर्यायवाची, क्या दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि आपका जल का पर्यायवाची इनमें से होगा क्या? यानी जल का पर्यायवाची दिया है, तो जल का पर्यायवाची होता क्या है? तो हमने कहा सर जी अम्बक, यहाँ पर दिया है अंबर, यहाँ पर दिया अम्बु, मिल गया ऑप्शन डी नंबर, क्योंकि अम्बुज यानी सर जी ये कमल आपका है, ये क्या है? कमल है, तो सर जी ऑप्शन क्या बनेगा 29 में डी नंबर राइट हो जाएगा। अम्बु जो होता है वो आपका जल होता है। दिया है महोष्ण का सही संविच्छेद क्या होता है? महोष्ण का सही संविच्छेद पूछा गया है, यानी सर जी 30 नंबर दिया है, तो महु तो आपका होगा नहीं, यानी महाधन उष्ण बनेगा, तो सर जी ऑप्शन आपका बनेगा कौन? 30 नंबर का डी नंबर राइट हो जाएगा। महाधन उष्ण होता है, यानी सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया है सर जी मिश्रित अर्थव्यवस्था बताइएगा। कोई भी ऐसा मॉडल पेपर नहीं है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला क्वेश्चन ना हो, है ना। साइंस की एक मैराथन आप लोगों के लिए बाकी है, और वो मैराथन आपकी है इकोनॉमिक्स की, जल्दी आपको मिल जाएगी। सर मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? यानी सर जी 46 की बात करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें
अर्थव्यवस्था में जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का विद्यमान होना, यानी सर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सर दिया है किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि है उसकी सर्वाधिक उपयुक्त माप जो होती है वो कैसे मापा जाता है, यानी सर 47 की बात करते हैं तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की जो माप करते हैं वो कैसे माप करते हैं, 47 को ऑप्शन देना है सर। चलिए, बड़ी जल्दी नींद आने लगती है, यानी जैसे टाइम होता है 10 वैसे नींद आने लगती है फटाफट, ये कैसे होता है, टाइम के अनुसार चलते हो क्या भाई। चलो यहाँ पर है देखो प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय है, कौन सा ऑप्शन है सर जी, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, यानी सर जी नीली क्रांति जो आपका है इनमें से है क्या। अभी छुट्टी कहाँ करें भाई, अभी मॉडल पेपर तो सॉल्व कर लो, आप लोग छुट्टी बहुत मांगते हो हैं, हम तो परेशान नहीं होते आप लोगों के लिए, आप लोग परेशान हो जाते हो पढ़ पढ़ के। चलो कह रहे सर जी क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, यानी सर जी 48 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी नीली क्रांति यानी सर जी मत्स्य पालन से है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका जिसका सी आ गया है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर जी अगर मैं आपसे पूछे कि ये बताइएगा बागवानी क्रांति क्या होती है, बताइए जल्दी फटाफट बताइएगा कि बागवानी क्रांति क्या होती है, ये बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी हरित क्रांति जो आपकी है, हरित क्रांति क्या होती है, तो हरित क्रांति आपका होता किससे है, खाद्यान्न से होता है, श्वेत क्रांति दूध से होता है, पीली क्रांति तिलहन से होता है, भूरी क्रांति आपकी उर्वरक से होता है, लाल क्रांति टमाटर मान से होता है ना। तो आप कहेंगे सर ये मस हो गया, ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन है, तो आपका सी हो जाएगा। अब याद रखिए इसको ये ना समझ लेना कि हरित आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की औसत फसल गहन लगभग आपकी कितनी है, यानी भारत की औसत फसल गहनता जो आपकी है वो आपकी है कितनी। सर जी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 49 में, तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग 142 है, कितनी है, लगभग 142 है सर, ऑप्शन नंबर आपको सी देना है। और अगला है कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था, तो भारत में फसल बीमा योजना है और सर इसका शुभारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था, ये ऑप्शन आपको देना है। आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको दीजिएगा। चलो भाई यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में से काफी लोग जवाब दे रहे हैं और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, नोट करिए 50 नंबर है, यानी सर जी 50 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 50 को ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है। ये सर जी 1985 में, यानी भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ लीजिएगा, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है। अच्छा यहाँ पर दिया है भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ स्पर्श करती है, बताइएगा कि भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो किस देश के साथ लगती है, यानी सर 61 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलो भैया 61 नंबर देना है, यानी सर जी ये अफगानिस्तान की बात हो रही है, यानी भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, तो इनमें सर जी अफगानिस्तान है, यानी आपका जवाब आ गया है बी नंबर। सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ लगती है। हमने कहा बचपन का सपना एमबीए, बिल्कुल क्रम याद रखना है, बचपन का जो सपना है, बचपन का जो सपना है वो सर जी क्या है, बचपन क्या हो रहा है, बचपन का सपना जो है वो एमबीए है। यानी अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी पूछे बस आप इनको गिनती कर लीजिएगा। यन से आपका हो नेपाल, यानी ये चौथा स्थान पर आपका है, ठीक है। अगला है भारत को श्रीलंका से अलग करता है, और भारत को श्रीलंका से कौन अलग करेगा भैया, चलिए 62 नंबर देना है। भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है वो कौन करता है, यहाँ पर जवाब देना है। और देखा जाए तो आप लोगों में से 62 नंबर में से काफी लोगों के जवाब आ गए हैं और सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर पाक जलडोर मध्य है, पाक जलडोर मध्य है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, पाक जलडोर मध्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है, यानी जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में जब हम लोग जाते हैं तो सर जी 3 तरफ से घिरा हुआ, यानी यहाँ पर आपके किनारे में है सर जी त्रिपुरा, और त्रिपुरा है यानी सर जी ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। अगर हम आपसे बोले सर जी बांग्लादेश जो आपका है वो भारत में कौन से राज्य से सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश जो बनाता है अपने भारत में वो किस राज्य से बनाता है, क्या इसका जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। तो सर जी पश्चिम बंगाल लगाना है, क्या लगाना है, पश्चिम बंगाल से आपकी सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश की, क्योंकि भैया जो त्रिपुरा है वो बिल्कुल छुटकू सो है, और छुटकू सो है तो आपको याद रखना त्रिपुरा मत लगाना, याद रखिए पश्चिम बंगाल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ काफी दूर तक जाता है ना, इसलिए तो पश्चिम बंगाल लगाना। सर जी दिया है भारत की स्थलीय सीमा से जुड़ा पड़ोसी देश कौन सा है, यानी स्थलीय सीमा से जुड़ा है और ये पड़ोसी देश आपका है, यानी सर जी 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 64 का ऑप्शन लगा दीजिएगा, क्या दिक्कत जा रही है आपकी, सर ये भूटान हो जाएगा, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है, भारत की सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो किस राज्य की है, 65 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर देना है।
सर 65 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर ये गुजरात की सबसे लंबी है। और अगर हम लोग जाते हैं कहां पर है तो आपके दक्षिण भारत में, यानी कि आप लोग जब प्रायद्वीप में जाते हैं तो प्रायद्वीप में आंध्र प्रदेश की सबसे ज्यादा है, यानी पहला स्थान गुजरात का आता है तो सेकंड स्थान आपका आंध्र प्रदेश का आता है। लेकिन कभी आप आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत में बताइए तो प्रायद्वीपीय में आपको आंध्र प्रदेश बताना है, फिर गुजरात नहीं लगाना है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसे जवाब देना है। सर आपसे पूछा है कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश की जनसंख्या व क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी आपका जवाब आ जाएगा सर जी ये तो आपकी चीन की बात हो रही है, यानी सर जी ऑप्शन आपका जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। सर अगले पॉइंट में आते हैं, निम्नलिखित में से बांग्लादेश की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा नहीं है। यानी 67 की बात करते हैं तो बांग्लादेश से मिलने वाले भारतीय राज्यों में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, बंगाल, यानी 5 आपके हैं। बांग्लादेश से 5 आपके हैं। कौन है तो आप कहेंगे सर जी असम में लगता है। और कौन लगता है असम के साथ सर जी पश्चिम बंगाल भी आपका हो जाएगा, यानी सर जी पश्चिम बंगाल भी आपका हो जाएगा, पश्चिम बंगाल बन जाएगा। सर यहाँ पर देखा जाए तो और कौन लगता है, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी इसके साथ आपका बांग्लादेश की सीमा से छूने वाला भारतीय राज्य नहीं है, नहीं है, यानी 67 का ऑप्शन लगा दीजिएगा। ये मणिपुर नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पर देखा जाए बांग्लादेश आपको कहाँ मिलेगा, बांग्लादेश यहाँ मिलता है, मणिपुर यहाँ पर मिलता है, यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला दिया गया है भूटान की सीमा से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं मिलती है, यानी देखा जाए तो भूटान की सीमा से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं मिलती है, यानी 68 नंबर दिया गया है। और 68 की बात किया है तो आप कहेंगे सर जी सिक्किम की तो लगती है भूटान से, पश्चिम बंगाल की भी लग जाती है, सर जी असम की लग जाती है, लेकिन मेघालय की नहीं लगती है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, कि भूटान की सीमा मेघालय से नहीं लगती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया है भारत व पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं। चलो भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है, यानी सर जी ये रेखा है आपकी रेड क्लिफ, खतरा रहता है पाकिस्तान से, यानी रेड क्लिफ रेखा जो आपकी है वो भारत पाकिस्तान की आपकी हो जाएगी, याद रखना है। और इसको किया गया था निर्धारण 15 अगस्त को, कब किया गया था 15 अगस्त 1947 में किया गया था, जो कि आपकी कौन थे रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और मैक मोहन जो आपकी है किसके साथ जाती है, चीन के जाती है। 49 नंबर आपकी अमेरिका कनाडा के बीच आपकी हो जाएगी। सर जी यहाँ पर दिया है 70 में इंडोनेशिया की सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार को अलग करता है, यानी यहाँ पर देखा जाए कि इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है और भारत का जो ग्रेट निकोबार है इनको अलग करने वाला जो सजी चैनल है वो चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। क्या नाम है, ग्रेट चैनल, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ग्रेट चैनल आपका आंसर है यहाँ पर बन जाएगा। अगले पॉइंट में आते हैं। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे क्वेश्चन करंट अफेयर में, और करंट अफेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी दिया गया है कि हाल ही में क्या दिया है, हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए किसी की भी बात हो क्लास के बाद में सुनी जाएगी, क्योंकि सबका पेट दर्द करने लगता है जब किसी की बात सुनने लगते हैं, इसलिए किसी को समस्या है तो क्लास के बाद में अपनी समस्या का समाधान पाइएगा सर, है ना। कह रहे सर हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय का है, यानी अगर 1 की बात करते हैं तो सर ये जनजाति कार्य मंत्रालय के अंदर आया है आदि कर्मयोगी, सर ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डेविड जुकरमैन के साथ अन्य किसे वर्ष 2025 का गोडेल क्या दिया है, गोडेल पुरस्कार दिया गया है, यहाँ पर बताना है सर दूसरे का ऑप्शन क्या है। तो सर ये ईशान चट्टोपाध्याय हैं, जिनको जुकरबर्ग के साथ भी आपके ईशान चट्टोपाध्याय को दिया गया है गोडेल पुरस्कार दिया है, वैसे गोल्डन आपका होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ है। चलो 2 दिवसीय जो रासोंग और राष्ट्रीय आदिवासी आपका संगीत महोत्सव हुआ है ये सर आपके मेघालय में हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव मेघालय में। अगला है कह रहे सेलिब्रेटिंग वी कुमार @90 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो सर इसका विमोचन किया है CD गोपीनाथ, किसने किया है, CD गोपीनाथ ने किया है, ए नंबर आपका हो जाएगा। सर जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादन वाला देश इनमें कौन बना है। तो सर तंबाकू आपका बन गया है चीन हो गया है, जो कि तंबाकू में चीन बन गया है। सर हाल ही में वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। तो सर एस्टेरॉयड डे जो आपको मनाया जाता है वो आपके 30 जून को मनाते हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है। और अगला है कि सर 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों की राष्ट्रीय मूल्यांकन में जो शीर्ष पर रहा है वो कौन रहा है। तो सर 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये कर्नाटक रहा है, कर्नाटक बनेगा। सर भारत ने किस देश को 2 उन्नत लोकोमोटिव का निर्यात किया है, यानी भारत ने क्या किया है 2 लोकोमोटिव ये निर्यात किया है, और ये किया है आपके मोजाम्बिक को, सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मोजाम्बिक को किया है। अगला है किस राज्य
राज्य की सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। यानी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे है, इसको मंजूरी दी गई है और ये मंजूरी सर जी महाराष्ट्र के द्वारा है, यानी ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। सर अगला है कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के यानी रा के नए जो आपके प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो आपके कौन नियुक्त हुए हैं, ये बताना है। रा के जो प्रमुख नियुक्त हुए हैं सर वो आपके कौन नियुक्त हुए हैं, तो 10 का ऑप्शन सर जी सी हो जाएगा। ये पराग जैन है जो नियुक्त हुए हैं, पराग जैन आपके हो जाएंगे। सर यहाँ पर देखो दिया गया है पहला आसियान इंडियन क्रूज डायलॉग किस शहर में आयोजित हुआ है, यानी सर जी ये हुआ है आपकी चेन्नई में। कहां पर है, ये चेन्नई है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर अगला दिया गया है कि चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में आपका है, यानी चर्चा में रहा सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है सर ये कहां पर है, तो सर 3 ऑप्शन ही आपको करंट अफेयर में मिल रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सिमलीपाल आपकी सर जी उड़ीसा में है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है कि किसने 15,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को पार कर लिया है, तो याद रखना है 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को पार किया है सर, इसका नाम आपका है कौन, तो यहाँ पर अडानी ग्रीन जो आपकी है, ऑप्शन सी बनेगा। सर अगला है हाल ही में किसने 2025 में शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है, तो शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है, यानी सर जी ऑप्शन क्या बनेगा, तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा सर कौन, यहाँ पर ए हो जाएगा जारा चौधरी जीती हैं, जारा चौधरी। अगला है किस मंत्रालय ने GOI स्टेट्स ऐप को लॉन्च किया है, सर ये ऐप है और ये ऐप जो आपका है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सर अगला पॉइंट दिया गया है हाल ही में GST डे जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है, तो सर जी GST डे की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 1 जुलाई को मनाया गया है। और अगला दिया गया है किस राज्य ने कपास हल्दी और मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है, यानी कपास हल्दी और मक्का के किसानों जो आपके हैं उनको हेजिंग डेस्क शुरू किया है, सर ये आपका महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सर हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है, तो धर्म चक्रवर्ती की उपाधि नरेंद्र मोदी जी को दी गई है, सर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला है 2025 का स्काई ट्रैक अवार्ड में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब जो मिला है वो सर किसको मिला है, तो याद रखना है स्काई ट्रैक्स अवार्ड में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस ये खिताब जो बना है सर जी कतर एयरवेज है, जो कतर एयरवेज है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। और अगला क्वेश्चन है दुबई में जो आपका NMDC लिमिटेड और MECON लिमिटेड के अंतरराष्ट्रीय कार्यालयों का जो उद्घाटन हुआ है वो सर किसके हाथों से, तो याद रखिए HD कुमारस्वामी के हाथों से यहाँ पर किया गया है। सर जी अगले पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट जो आपका दिया गया है वो है आपका कौन सा है, तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका यहाँ पर था कौन, आपके पॉइंट में आते हैं, ये पॉइंट जो आपका है कौन, आपके गद्यांश में। सर जी समय की बात करते हैं, ये समय बहुत बहुमूल्य होता है, लोग समय की कीमत को नहीं जानते हैं, यानी समय की अगर हम बात करें तो ये गद्यांश आप PDF के माध्यम से हमारे ऐप से हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम आपका देव GK ट्रिक है जहां आपको PDF भी प्रोवाइड करा देते हैं। सर यहाँ पर समय का आदर करना है तो हम क्या बिना ऑप्शन के लगा सकते हैं, तो कहेंगे सर बिना ऑप्शन के लगा सकते हो क्योंकि बहुत बार आपने पढ़ा है। सर समय का सदुपयोग का अर्थ क्या होता है, यानी समय का सदुपयोग का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर होता है समय का सदुपयोग अर्थ है उसे व्यर्थ ना करें, क्या उसे व्यर्थ ना करना, यानी सदुपयोग यानी समय का अच्छा प्रयोग करना, यानी सर जी ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अभी आपको क्या करेंगे लास्ट में वन लाइनर भी क्वेश्चन आपको कराना है, तो आपको लास्ट में वन लाइनर भी क्वेश्चन देखना है। सर छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है, क्यों, यही जो छात्र होते हैं उनको समय को ज्यादा परखना चाहिए, जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल होते हैं, यानी जो आपके समय को समझते हैं। जैसे क्लास में है और क्लास में बहुत लोग बातें करते रहते हैं और ये बातें ही करते रहेंगे, ये लोग बातें ही करते रहेंगे और आप लोगों में से बहुत लोग सिलेक्शन ले भी लोगे, और जो बातें करते रहते हैं वो करते ही रहते हैं क्योंकि उनको समय की वैल्यू पता नहीं है, उनको समय की वैल्यू पता नहीं है। तो कहेंगे सर जी जो इसकी महत्ता नहीं समझते हैं वह मतलब जो समझते हैं वो सफल हो जाते हैं। सर समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, यानी आपके पास धन ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर जी समय अगर आप कहते हैं समय आता रहता है और जाता रहता है, यानी सर जी कहेंगे कि धन वापस मिल जाएगा लेकिन समय नहीं मिलेगा। सर जी इसलिए ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी कौन सा विकल्प है जो सजगता का पर्यायवाची नहीं है, सजगता का मतलब क्या होता है, हाँ हमने कहा सजगता मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सजगता यानी कि हम कहेंगे सर जी यहाँ पर सतर्कता हो गया, होशियारी हो गई, सर जी चौकन्नापन हो गया, तो आप कहेंगे सर जी प्रमाद जो आपका है ये सजगता का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है ना भैया। चलिए यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या था, यानी हमने आपको गद्यांश पढ़ा दिया, अब गद्यांश में पूछा है जो मेन शीर्षक है किसके बारे में है, तो हमने कहा गद्यांश तो नहीं पढ़ा था लेकिन कहीं ना कहीं इसके बारे में आपने पढ़ा कि सर जी छात्र जीवन और समय के बारे में है, छात्र अपने जीवन में
अपने समय को ध्यान दें, यानी छात्र जीवन और समय के बारे में आपका दिया है। सर अगला गद्यांश दिया गया है बहुत आराम से है और बहुत प्रेम से है, और प्रेम से सर जी शुरुआत भी हुई है कि प्रेम की जो भाषा है ना वो शब्द रहित है, यानी प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। कच्चा आचरण, प्रभावशील आचरण, शक्ति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जाता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न आपके सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुषों के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन में मौन व्याख्यानों के यत्र से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटी की तरह आचरण का है। यानी इसमें किसकी बात हुई है सर जी? आचरण की बात हुई है। किसके है सर? आचरण की बात हुई है। तो सर जी दिया है अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है सर जी किसका? यानी 56 की बात हुई है, जंगल की होती है। प्रेम की भाषा कैसी है? तो भैया प्रेम की भाषा क्या होती है? खग जाने खगई की भाषा, यानी 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? शब्द रहित होती, यानी सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा, शब्द रहित हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर प्रेम क्या होता है, जब प्रेम करोगे तो पता चल जाएगा प्रेम क्या होता है, और जब धोखा मिल जाएगा तो भी पता चल जाएगा प्रेम क्या होता है। दुनिया में किसी को बर्बाद करना हो तो एक बार उसको प्यार करवा दो और फिर उसका ब्रेकअप करवा दो, वो पता चल जाएगा, है ना। पूछ रहे हो प्रेम क्या होता है, क्या पता नहीं है प्रेम क्या होता है? चलो भैया अगला क्वेश्चन दिया है, यत्न से आशय क्या है? मतलब हम ही से सब कुछ पूछ लोगे क्या कि प्रेम क्या होता है, जानते नहीं हो? चलो यत्न से आशय क्या है? यत्न मतलब होता है सर जी प्रयास, यानी आपको अपना प्रयास करना है। सर 58 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी सर जी प्रयास हो जाएगा। सर जी दिया गया है अगला, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन हुआ है? सर महिमा किसकी बात हुई है? तो आप कहेंगे सर ये आचरण के बारे में हुई है, पूरा गद्यांश है आपके आचरण में। सर गद्यांश की बात करते हैं तो गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश में क्या है? तो सच्चा आचरण के बारे में है, यानी आपका आचरण सच्चा होना चाहिए। तो सर जी गद्यांश में, यानी ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे मॉडल पेपर के अंत में। डेली की क्लास में हम आपको देते हैं जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न, वो आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं। अब आपको सर जी कमेंट नहीं करना है, अब आपको सर जी कमेंट नहीं करना है, अब आपको क्या करना है? सुनना है हमारी बात को बस, और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर देना है, बस अब आप सुनिएगा। सर जी दिया गया है सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो हमने कहा सर भूपेन हजारिका आपका हो जाएगा, जो कि धोला सादिया से है, 9.15 किलोमीटर है, आपकी असम में है। अगला है सबसे बड़ा पशुओं का मेला, सोनपुर का मेला है, सर बिहार में लगता है, इसी को बोलते हैं हरिहर का मेला। क्या बोलते हैं सर? हरिहर का मेला भी कहते हैं, हरिहर का मेला को ही सोनपुर का मेला भी कहते हैं। याद रखिएगा। सबसे बड़ी मीनार कौन है? कुतुब मीनार है, दिल्ली में है। सर सबसे बड़ी झील कौन है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है। सर सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान राजस्थान में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? तो कैलाश मंदिर आपके एलोरा में है, क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका है कौन? तो ये सर चेन्नई में है, याद रखना है, चेन्नई में हो जाएगा जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा हमको डाउट भी लग रहा है कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। बताओ भाई, किसी को पता है बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? कलकत्ता वाला तो नहीं है, कलकत्ता वाला नहीं है भैया, यही है आपका दिया गया है अरिग्नार अन्ना, जो आपका चिड़ियाघर चेन्नई में है। सर जी यही ऑप्शन है, तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही है। सर अगला दिया है सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद सर जी आपकी दिल्ली में है। सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग आपकी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया अगर रेलवे आपसे पूछा जाए सबसे लंबी रेलवे, तो अभी हाल ही में करंट अफेयर में हमने आपको पढ़ा दिया है, काफी लंबी आपके उत्तराखंड में आपकी बनी है, 14 कुछ किलोमीटर की बनी है, जो आपकी रेलवे से रिलेटेड आपकी है, याद रखना है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो आपकी बनी है, याद रखना है, करंट अफेयर में अभी हाल ही में अपडेट हुआ है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, कहां पर है? सर जी पश्चिम बंगाल है। और सर जी अगर पूछे सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है, तो सबसे वनों वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा वन कहां मिलते हैं? तो कहेंगे सबसे ज्यादा वन जो आपके है ना सर, ये मिलते हैं आपके कहां पर है? तो आपके सबसे ज्यादा वन दिया है, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना। सर जी अगला दिया है कि सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम कॉरिडोर, जो कि तमिलनाडु में है। याद रखिए कॉरिडोर यानी आप जब भी देखते हैं मैप में और थोड़ा सा ये झुका हुआ एरिया है, यही कॉरिडोर है, सबसे बड़ा कॉरिडोर है सर जी, याद रखना है। सबसे ऊंचा झरना कौन है? तो कुंचिकल झरना, जो कि आपकी कर्नाटक में है, साथ ही याद रखना है। हम आपको जीके जीएस के दादा बना देंगे, अगर आप जुड़े रहेंगे तो जीके जीएस आपके दिमाग में भरेंगे। बेसिक पढ़ाते हैं आराम से, जब आपको रिवीजन कराते हैं तो बिल्कुल स्पीड से। सर जी लंबी सड़क पूछा है तो राष्ट्रीय राजमार्ग, ये जो आपका NH-44 है ना। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है ना। और अगला है सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपकी गंगा नदी है। सबसे बड़ा अजायब घर कौन है? तो सबसे बड़ा अजायब घर भारतीय संग्रहालय, जो आपकी कोलकाता में है। सबसे बड़ा गुंबद क्या है? तो सबसे बड़ा गुंबद जो आपका है बीजापुर का है, गोल गुंबद, जो कि सर जी आपकी कर्नाटक में है। सबसे ऊंची मूर्ति
पूछे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सर जी आपकी गुजरात में सरदार जो वल्लभ भाई पटेल की है। सर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो सर जी मासिन राम मेघालय होगा, यानी मासिन राम मेघालय है। तो सर जी आपका जवाब हो गया मेघालय, वही है, जान गए होंगे। सर जी सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? चलिए कह रहे सबसे बड़ा लिवरपूल है आपका हावड़ा ब्रिज जो आके सर जी कोलकाता में है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? अरे जॉब ही मिलेगी, परेशान ना होइए, जब आप दादा बनेंगे तभी जॉब पास होगा। 100 में एक नहीं, आपको 1000 में से एक आपको जॉब मिलेगी, यानी 1000 बच्चों में से आप एक होंगे, और एक होंगे तो दादा ही कहलाएंगे। याद रखिएगा कि जब 1000 में कंपटीशन 1000 में होता है आज के समय में, ठीक है ना। सर जी सबसे लंबी नहर कौन है? तो भैया इंदिरा गांधी नहर है जो कि राजस्थान में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? भैया गोरखपुर हटा दीजिएगा, गोरखपुर हटाइएगा, क्योंकि नया आपका हो गया है कौन? तो नया आपका हो गया है कौन सा? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका हो गया है हुबली। क्या हो गया है सर? हुबली। और हुबली कहां पर है सर जी? आपकी कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। सबसे विशाल स्टेडियम सर जी ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अहमदाबाद है। आप कहेंगे सर ये आपका हो गया सबसे बड़ा विशाल स्टेडियम। अब सर जी कुछ महत्वपूर्ण घटना पढ़ लेते हैं। कह रहे आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों में से आपको दिए हैं। तो सर जी इन आंदोलनों को ऐसा करते हैं, कल पढ़ते हैं, क्योंकि आंदोलन जब आराम आराम से पढ़ेंगे तो दिमाग में आपको आएंगे। यानी हमारी क्लास के अंत में अगर आपको देखना है तो 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में देख लेंगे तो आप मात्र 10 मिनट में 50 क्वेश्चनों का रिवीजन सुपरफास्ट तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपको बनना है यहाँ पर पेड एग्जाम में। बिल्कुल ये स्पेशल मॉडल पेपर है ना, स्पेशली आपको मिलेगा, यानी कि क्लास आपको रात में 9:30 बजे हम आपको देते हैं ये मॉडल पेपर। तो आपको डेली ही जुड़ना है, क्योंकि ये कंटेंट आपको है बिल्कुल एग्जाम के लिए है, क्योंकि कई प्रकाशन आपके सोल्व करा दिया है ना। आप कंपेयर करिएगा अदर प्रकाशन से, जैसे मान ली घटना चक्र हो गया, अंकित भाटी सर का भी हो गया, और आपके ये मॉडल पेपर कंपेयर कर सकते हैं, है ना। 2021 2022 है ना, उस पेपर को भी दे सकते हैं। 2023 के भी पेपर में आपको जो हिंदी वगैरह है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके थे, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे। यानी हमने कहा है कि जो आपका लेवल है और आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल से आपको सोचना समझना नहीं है। लगभग हो सकता है पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाए, जो रात रोज हम आपको मॉडल पेपर यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास, जी हाँ सर जी क्लास खत्म हो गई है, क्लास आपकी पूरी खत्म हो गई है ना। चलिए सभी को नमस्ते, जय हिंद। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे हम कल सुबह 11 बजे। धन्यवाद।